व्यवस्थित रूप से कोल्ड स्टोरेज का संचालन ना होने से राज्य के किसान औने पौने दामों में अपनी फसल को बेच देते हैं, क्योंकि उनके पास उन्हें रखने के लिए स्थान नहीं मिल पाता है। और इसमें उत्तर में दिया गया है कि 20 जिलों में 5000 मीट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें 9 जिलों में कोल्ड स्टोरेज का निर्माण हो चुका है और 7 जिलों में निर्मित कोल्ड स्टोरेज का संचालन हेतु हस्तगत किया जा चुका है। तो मैं सीधा मेरा पूरक रहेगा कि चूंकि जिला बहुत बड़ा होता है और भौगोलिक रूप से हमारा क्षेत्र काफी बड़ा है, तो मैं एक पूरक करना चाहूंगा कि जिला के आधार पर क्या भविष्य में प्रखंड स्तरीय 500 मीट्रिक टन से 1000 मीट्रिक टन तक के कोल्ड स्टोरेज निर्माण का कोई विचार है सरकार के पास? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय सदस्य को ये अवगत कराना चाहूंगी कि इस वित्तीय वर्ष 26-27 को हम लोगों ने इसके लिए एक बजटीय प्रावधान भी लिया है कि हर एक विधानसभा में माननीय सदस्यों के अनुशंसा से एक कोल्ड स्टोरेज का निर्माण कराया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इसके अतिरिक्त वर्तमान में हम लोगों के पास प्रत्येक जिला स्तर पे 5000 MT का कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है और अगर उपलब्ध नहीं है तो उसमें अभी वो वर्क इन प्रोग्रेस है। ठीक है। दूसरा खंड का वर्क है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय का धन्यवाद दूंगा कि विधायकों की अनुशंसा पे प्रत्येक विधानसभा में कोल्ड स्टोरेज की स्थापना होगी, इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा। दूसरा मेरा पूरक ये था, मैंने प्रश्न पे खंड 2 पे पूछना चाहूंगा कि जो कोल्ड स्टोर से बहुत सारे राज्यों में, जैसे महाराष्ट्र में WDRA रजिस्टर्ड वेयरहाउस पर नेगोशिएबल वेयरहाउस रिसिप्ट के आधार पर बैंक लोन मिलता है, किसान अपनी उपज गिरवी रखकर तुरंत नकद प्राप्त कर सकते हैं। गुजरात में भी यह व्यवस्था है, पंजाब में भी यह व्यवस्था है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भी यह व्यवस्था है। तो मैं जानना चाहता हूं, क्या झारखंड में इस व्यवस्था पर हम विचार कर सकते हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जब वो अपना अनाज को रखेंगे तो उसके आधार पर उनको ऋण मिल सकता है? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का खंड 2 में जो सवाल है कि किसानों द्वारा स्टोर फसलों पर बैंक ऋण प्राप्त होता है या नहीं है, अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से हाउस को अवगत कराना चाहूंगी कि वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई भी प्रावधान उपलब्ध नहीं है। ऋण की जहां तक बात आती है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग अपने राज्य में किसानों को KCC लोन उपलब्ध कराते हैं जो सब इंटरेस्ट सबवेंचर मॉडल पे संचालित की जाती है। अध्यक्ष महोदय, इसके अलावे समय समय पे कृषि ऋण माफी योजना भी चलाई जाती है। मगर अध्यक्ष महोदय, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज में जो फसल को स्टोर किया जाता है उसके अगेंस्ट में बैंक ऋण, अध्यक्ष महोदय जो वेयरहाउसिंग डेवलपमेंट और रेगुलेशन एक्ट 2007 है उसमें ये प्रावधान दिया गया है, किंतु अध्यक्ष महोदय काफी टेक्निकलिटीज है इसमें। आपको BIS कंस्ट्रक्शन नॉर्म्स हुए, साइंटिफिक स्टोरेजेस प्रैक्टिसेस हुए, तमाम चीजों को आपको फुलफिल करना पड़ता है, तब जाके आपको WRDA का एक सर्टिफिकेशन मिलता है। उस सर्टिफिकेशन में जब वेयर हाउसेज ऑपरेट करती हैं तो किसी भी किसान को उनके उत्पाद के लिए उत्पाद को स्टोर करने के लिए ENWR इलेक्ट्रॉनिक वेयरहाउस रसीद उपलब्ध कराया जाता है, जो कि एक नेगोशिएबल कोलैटरल के रूप में एक्ट करती है अध्यक्ष महोदय। तो क्योंकि ये काफी टेक्निकल हो जाता है अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में हमारे पास ऐसा कोई भी कोल्ड स्टोरेज नहीं है जिसको ये सर्टिफिकेशन प्राप्त है, इसी के कारण हम लोग इनको लाभ नहीं दे पाते अध्यक्ष महोदय। मगर जहां तक ऋण की बात है, राज्य में किसानों के ऋण की आवश्यकता पूर्ति की जा रही है। नहीं, बस एक छोटा नहीं, देखिए मंत्री महोदय, चूंकि अभी जैसे कि महुआ का सीजन है, अब महुआ आएगा तो उस महुआ का अगर वो स्टोर करते हैं तो अगर उस स्टोर के आधार पर उनको ऋण दिया जाएगा तो हमें लगता है कि उनको एक अच्छा पहल हो जाएगा। तो इसलिए ऋण तो दिया जाता है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जो स्टोरेज है, जो वो स्टोर करते हैं जिस अनाज का, उसके आधार पर, उस स्टोर हाउस के आधार पर, चूंकि कई राज्यों में ऐसा प्रावधान है, तो मैं चाहता हूं इस पर एक विचार किया जाए, इस पर विचार करें। माननीय जयराम कुमार महतो, तो इसके बाद वाला प्रश्न भी आप ही का है, पूछ लीजिए। इसके बाद वाला प्रश्न भी आप ही का है। इसका उत्तर थोड़ा सा मंत्री महोदय इसका उत्तर तो मंत्री जी दे दिए आपको साफ, जो अभी हमारा स्टेट में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है, चूंकि इसमें कुछ जटिलता है, लेकिन आपने प्रश्न के रूप में माननीय मंत्री के संज्ञान में दे दिए तो फिर एक्सरसाइज करेंगे। इस प्रश्न का विभाग का उत्तर स्वीकारात्मक है। मेरा प्रश्न था कि ऊर्जा विभाग में स्वीकृत पदों एवं कार्यरत पदों में काफी अंतर है, तो मैं सीधा पूरक, समय ना गवाते हुए सीधा पूरक जानना चाहूंगा कि जो पद रिक्त हैं, उन रिक्त पदों की भरपाई के लिए सरकार कितनी समय अवधि में उन रिक्त पदों की भरपाई करेगी? माननीय मंत्री ऊर्जा।
माननीय अध्यक्ष महोदय, बड़ा स्पष्ट पूरक है उनका और चिंता भी लाजमी है महोदय। कि जो सृजित पद है ऊर्जा विभाग में, उस पद को कब तक भरा जाएगा, उसके जो सृजित पद के विरोध में जो खाली पद है उसको कब तक भरा जाएगा महोदय। इसका नियमावली बन गया महोदय, विभाग के द्वारा इसकी नियमावली बना लिया गया है और हम समझते हैं कि अति शीघ्र इसको बहाली की प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े हैं महोदय और अति शीघ्र बहाली होगी महोदय, भरा जाएगा, उस पद को भरा जाएगा महोदय। ठीक है जयराम जी। थोड़ा सा कोई अवधि मतलब अप्रैल मई जून कुछ 3 महीना 90 दिन 180 दिन कुछ भी मंत्री महोदय? विभाग नियमावली बना लिया महोदय, नियमावली के पश्चात कैबिनेट में जाएगा महोदय, उसके बाद संबंधित एजेंसियों को भेजा जाएगा, जेसीसी को जेपीसी जिससे भी करवाना होगा महोदय। समझते हैं कि 4-5 महीना तो लग ही जाना है महोदय, सामान्य सी बात है, 4-5 महीना लग ही जाएगा महोदय। ठीक है माननीय। मेरा दूसरा खंड का बिजली बिल में गड़बड़ी को लेकर अभी कल ही आया था, तो लगभग 3 लाख का उसका बिल आ गया था। तो हमने विभाग को फोन किया और सीधा कहा कि भाई ऐसा करेंगे तो लोग तो आत्महत्या कर लेंगे। आप समय के साथ बिल लेने का काम करें। अब 2 साल बाद दिए हैं, उसको बिल 2 लाख थमा दिया, किसी को 2.5 लाख रुपया थमा दिया। ये सभी माननीय सदस्य के सामने ये समस्या आती होंगी, भले वो बोलना ना चाहे या नहीं चाहे, ये समस्या सबके सामने आती है। तो मैं चाहता हूं कि उचित सिस्टम डेवलपमेंट किया जाए, कम से कम वहां वो लिखित शिकायत नहीं, एक पोर्टल पर शिकायत हो और आपको वो पता चले कि भाई कितनी शिकायतें आई हैं। जैसे कोई एक हेल्पलाइन नंबर हुआ, तो उसी प्रकार मैं चाहता हूं पोर्टल डेवलपमेंट किया जाए और इस पर उपभोक्ता शिकायत न करने उससे पहले आप सरकार इस पर एक्शन ले, सरकार के पास एक टीम हो जो इस पर एक्शन ले और इन समस्या, इन विसंगतियों को दूर करने का प्रयास करे। माननीय मंत्री जी, दूसरा खंड। हाँ महोदय, अध्यक्ष महोदय, पहला खंड और दूसरा खंड का प्रश्न अलग अलग है। हाँ, लेकिन फिर भी हाँ अध्यक्ष महोदय, विभाग ऊर्जा ही है तो ऊर्जा विभागीय है। उसमें महोदय इनका जो दूसरा खंड है कि बिजली बिल के नाम पर मनमाने ढंग से बिल की वसूली की जाता है महोदय। तो महोदय देखिए, उसमें 2 प्रक्रिया। अब स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं महोदय, सरकार हमारी स्मार्ट मीटर लगा रही है। अब पुराना मीटर जो है महोदय आउटडेटेड हो गया महोदय, तो उसका बिल जब स्मार्ट मीटर लगाने लोग जाता है तो जो बिल बकाया होता है तो स्वाभाविक है कि इसमें कैरी फॉरवर्ड हो जाता है महोदय। जब कैरी फॉरवर्ड होता है तो लगातार मान लीजिए 3 साल 4 साल 5 साल से नहीं दिया है बिजली बिल, तो उसको सूद समेत उसको क्लब करके महोदय उसको बिजली बिल निकाल दिया जा रहा है। सवाल इस पर है कि महोदय की जानकारी का होना, कंज्यूमर को जानकारी कैसे हो रहा है महोदय उसका बिल। चूंकि जब हम लोग विद्युत कनेक्शन देते हैं तो उसके मोबाइल से कनेक्ट रहता है नंबर, तो बराबर महीना में उसको मोबाइल से मैसेज मिलते रहता है महोदय। और तत्परता थोड़ा अपनी ओर से भी होना चाहिए कि भाई हम कनेक्शन लिए हैं तो निश्चित तौर पर विभाग से, अगर हमारा मोबाइल में नहीं आ रहा है तो विभाग से संबंध करके हम बिजली बिल को देखें और उसके भुगतान करें महोदय। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन माननीय सदस्य की जो चिंता है, चिंता इस बात का है कि 3 लाख रुपया अचानक एक कस्टमर का, एक कंज्यूमर का बिल आ गया महोदय। आप हम आपके माध्यम से माननीय सदस्य को कहेंगे कि अगर वैसा कोई साक्ष्य है तो दे, निश्चित तौर पर बिजली बिल भी उसका संशोधन करेंगे और संबंधित अधिकारी पदाधिकारी पर कार्रवाई भी करेंगे महोदय। दूसरा हो गया, दूसरा एक महोदय अंतिम बोल देते हैं महोदय। दूसरा जो कह रहे हैं कि भाई टोल फ्री नंबर, तो हमारा टोल फ्री नंबर जारी है महोदय 1912 और 94-311-35-504 हेल्पलाइन नंबर जारी है महोदय। इसलिए सूचना दे महोदय, उसमें सब चीज समाधान होगा महोदय। ठीक है, मंत्री जी ने कहा उसी को पूरा कर देते। मंत्री जी ने कहा अगर कोई ऐसी शिकायत है तो बिल्कुल अभी सामने बाहर ही बैठा है, हम एप्लीकेशन लेकर जब वो कक्ष में चले जाएंगे 1 घंटा विश्राम के लिए उनको जाके हम दे देते हैं और उम्मीद करते हैं आप कार्रवाई करेंगे। ठीक ठीक। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।